हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे जीके जीएस के इस प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस बैच 1 के अंदर। प्यारे बच्चों, तो आप सारे के सारे बच्चे कंसंट्रेट हो जाइए इस सेशन के अंदर और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको इस प्रैक्टिस बैच जो है इस प्रैक्टिस बैच के अंदर प्यारे बच्चों आपको वो सारे क्वेश्चंस जो टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आने के हिसाब से, उन क्वेश्चंस को यानी आपके एग्जाम के अंदर जो टॉप ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो सेशन है प्यारे बच्चों, इस सेशन के अंदर जो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा ये केमिस्ट्री के ऊपर है। आजकल के एग्जाम्स के अंदर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ केमिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के इस पहले प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम शुरुआत करते हैं। और इस सेशन के अंदर ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। और पहला क्वेश्चन क्या कहता प्यारे बच्चों, जरा देखिए, बिल्कुल एनसीईआरटीज के ऊपर आधारित क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपके सामने है। भारतीय दर्शन के अनुसार सर्वप्रथम अणु सिद्धांत किसने दिया? हु गैव द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसॉफी। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो अणु आपके सामने लिखा हुआ है, इस अणु के स्थान पर आपको परमाणु भी लिख के दिया जा सकता है। एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है अणु और परमाणु के अंदर? देखिए, कोई भी हमारे पास में मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो है उसको एटम यानी परमाणु कहा जाता है। और जब एक से ज़्यादा कहीं पर भी एटम है, एक से ज़्यादा कहीं पर भी एटम है, तो उसको फिर हम कहते हैं अणु यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, भारतीय दर्शन शास्त्र कब था? भारतीय दर्शन शास्त्र तो हजारों साल पहले से शुरू है। अब भारतीय दर्शन शास्त्र जब था ना, यानी इंडियन फिलोसॉफी जब थी साइंस के बारे में, यानी कि देखिए, अब कहोगे सर ये इंडियन फिलोसॉफी कहाँ से आ गई? देखो प्यारे बच्चों, साइंस जैसी आज है ना, पहले वैसी नहीं थी। आज साइंस हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस है, लेकिन पहले जो साइंस के बारे में डिस्कवरियां हुई थी, जो खोज हुई थी, वो एक प्रकार से विचारों के ऊपर आधारित थी। तो विचारों के ऊपर आधारित जो चीजें होती है उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, यानी किसी भी चीज के बारे में अपने विचार देना। तो भारत के अंदर भी साइंस की शुरुआत पहले विचारों के ऊपर ही कंसेप्ट या थ्योरियां दी गई थी, उसी पे आधारित थी। तो भारतीय दर्शन शास्त्र के समय पे एटम या मॉलिक्यूल की जो आज जो ये अवधारणा है ना कि अकेला जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो परमाणु है और एक से ज़्यादा परमाणु को अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, ऐसा पहले नहीं था प्यारे बच्चों। पहले इस प्रकार की चीज़ नहीं थी, ठीक है ना। तो आज जो है प्यारे बच्चों, पहले तो परमाणु अणु लगभग एक ही शब्द के लिए प्रयोग किया गया था। तो इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र की बात आती है तो परमाणु अणु इनकी जगह पे दोनों आपस में शब्द चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस समय पे एक ही मतलब था, आज अलग मतलब है, जो मैंने आपको समझाया। तो यहाँ क्या गया कि भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार सबसे पहले जो अणु सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत था, जो एटॉमिक थ्योरी थी प्यारे बच्चों, वो किसने दी सर? एटॉमिक थ्योरी या अणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, वो किसने दी? तो प्यारे बच्चों किसने दी थी? देखो, डाल्टन तो वैज्ञानिक है, ये तो हमारा 1800 ईस्वी के आसपास इनके एक्सपेरिमेंट थे, इनके 1900 के आसपास थे, और नील्स बोर के भी 1900 के आसपास थे। ये भारत के भी नहीं है। तो भारतीय दर्शन शास्त्र से संबंधित व्यक्ति कौन है यहाँ पर? वो है कणाद, महर्षि कणाद प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा सर महर्षि कणाद, इसका सही आंसर हमारे द्वारा दिया जाएगा सर, ठीक है। तो सही आंसर होगा सर इसका महर्षि कणाद, जिसको हम बोलेंगे, ए आंसर आएगा सर। ओके भाई, ये पहला क्वेश्चन था आपका महर्षि कणाद। इन्होंने सबसे पहले अणु सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड जो है वो बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, यानी ब्रह्मांड के अंदर कोई भी वस्तु है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। और इन्होंने उस कण को अणु नाम दिया था प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल नाम दिया था। लेकिन इन्होंने जो अणु नाम दिया था ना, वो आज वैज्ञानिक तौर पर जिस चीज को परमाणु कहते हैं, उसी चीज को इन्होंने उस समय अणु कहा था। यानी इनकी सेंस तो परमाणु वाली ही थी, लेकिन इन्होंने अणु नाम दिया था उसको, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। सबसे पहले परमाणु के बारे में भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार कणाद ने बताया था सर। इसके बाद बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? कणाद शब्द की व्याख्या किस रचना में की गई? देखो, महर्षि कणाद का जो नाम है ना प्यारे बच्चों, कणाद, ये किस बुक के अंदर इसका अनुवाद किया गया कि कणाद का मतलब क्या होता है? वैसे देखो, कणाद का मतलब होता है जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों पर जीवित रहे, यानी जो भोजन के छोटे छोटे कणों को खा करके जीवित रहे, ये मतलब होता है कणाद। कण छोटे छोटे कणों पर जो जीवित हो, ये कणाद शब्द का मतलब होता है। लेकिन आपसे पूछा कि किस बुक के अंदर सबसे पहले, किस रचना के अंदर ये व्याख्या की गई थी? तो प्यारे बच्चों,
चार ऑप्शन में से सही आंसर आपका होगा न्याय कंडाली। न्याय कंडाली नाम से एक बुक थी, उसके अंदर सबसे पहले कणाद शब्द की व्याख्या करी गई थी। अब तीसरा क्वेश्चन है कि सर कणाद जो है ना, कणाद के अनुसार सूक्ष्मतम कण का नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू कणाद व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल? कणाद के अनुसार प्यारे बच्चों जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि परमाणु जो अणु सिद्धांत था सबसे पहले भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार वो कणाद ने दिया था। तो कणाद ने जो हमें परमाणु सिद्धांत दिया था प्यारे बच्चों, उस परमाणु सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने, मैंने आपको क्या कहा कि सबसे छोटे पार्टिकल को इन्होंने अपनी तरफ से क्या नाम दिया था? इन्होंने अणु नाम दिया था प्यारे बच्चों, है ना। वैसे सेंस परमाणु वाली थी, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से नाम क्या दिया था सबसे छोटे पार्टिकल को? अणु यानी मॉलिक्यूल, जिसको आज कहा जाता है। तो सही आंसर होगा सर सी, सी सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिल्कुल तुम्हारे सोचने समझने पे आधारित है। जिस प्रकार से आज के परिवेश में एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, और उन एग्जाम्स के अंदर जिस प्रकार से क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, आपको सोचने समझने पे मजबूर किया जाता है। आप देखो कितना भी प्यारे बच्चों गहराई से अध्ययन कर लो, कितना भी कंसेप्ट को गहरे से पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आते हैं, और खासकर हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन को ऐसे तैयार करने की कोशिश करी जाती है कि आपकी खुद की बुद्धि का भी उपयोग हो उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही मैंने तैयार किया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि सर बर्फ, जल और जलवाष्प एक ही पदार्थ होने पर, देखो आइस मान लो, आइस क्या है? आइस भी तो H2O ही है। वाटर क्या है? वाटर भी तो सर H2O ही है। वाटर वेपर, वेपर भी तो H2O है। अब अवस्था ही तो अलग अलग हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बस यही तो फर्क है। चीज़ तो एक ही है सर, सब्सटेंस तो एक ही है, लेकिन फिर भी इन तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। इन्होंने कहा कि तीनों के गुणों में विभिन्नता होती है। क्यों होती है? Even though ice, water and water vapor are the same substance, why do they have different properties? क्यों होती है डिफरेंट प्रॉपर्टी जबकि सब्सटेंस एक ही है? तो देखिए चार ऑप्शन है कि सर अणुओं की व्यवस्था में भिन्नता, ताप के कारण, दाब के कारण, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्यारे बच्चों आप जानते हो कि सर बर्फ सॉलिड फॉर्म होती है। अब सॉलिड फॉर्म होती है तो सर सॉलिड जितनी भी चीज़ें ठोस वस्तुएं हैं उनका जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो अणु हैं जिससे मिलकर वो बनी है, उनकी व्यवस्था अलग प्रकार की होती है। लिक्विड की अगर बात करें तो सर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स तो सबसे अलग व्यवस्था वाले होते ही हैं। यानी कि सर सॉलिड, लिक्विड, गैस अवस्था जो है ना, अवस्थाओं में अंतर क्या होता है कि जिन चीज़ों से बनी है, जिन अणुओं से वो बनी है, जिन मॉलिक्यूल से बनी है, उन मॉलिक्यूल्स की व्यवस्था अलग अलग होती है। अब सॉलिड के अंदर व्यवस्था अलग प्रकार से होती है, लिक्विड के अंदर अलग होती है, गैस के अंदर अलग होती है। तो प्यारे बच्चों यही आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे सर ए आंसर। ठीक है, ए आंसर जिसको कहा जाएगा सर, ए आंसर इसको प्यारे बच्चों हमारे द्वारा कहा जाएगा। तो अणुओं में व्यवस्था के भिन्नता के कारण सर इनके गुणों में विभिन्नता होती है। अब आप ये मत सोचना सर कैसे क्या व्यवस्थित होते हैं, देखो वो फिर टेक्निकल चीज़ें अलग ही स्तर पर चली जाती हैं और हमें मतलब नहीं है फालतू का समय व्यर्थ करने में। और जब भी हम क्यों का रीज़न जानने चलते हैं ना प्यारे बच्चों, जब भी हम बहुत गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, उसका आंसर फिर आपको 1 मिनट में नहीं मिल सकता, आपको उसको घंटे 2 घंटे की रिसर्च चाहिए होती है उस चीज़ के ऊपर। इसलिए इन सारी चीज़ों में, व्यर्थ की चीज़ों में समय आप मत खराब किया करो। जितना रेलिवेंट है एग्जाम से उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा। अगला हमारा सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है रोशनी में दिखाई देने वाली धूल के कणों की यादृच्छिक गति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द रैंडम मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स दैट गिव डायरेक्शन टू लाइट। देखिए प्यारे बच्चों, आप कई बार आपका कमरा है, कोई भी कमरे के अंदर मान लो बिल्कुल पूरा अंधेरा है और उस कमरे के अंदर कहीं से एक छोटा सा होल है, उस होल के अंदर से सूर्य की किरणें आपके कमरे के अंदर आ रही हैं। तो आप देखना जहाँ से भी सूर्य की किरणें, उस छोटे से होल के अंदर से अंधेरे कमरे में सूर्य की किरणें आ रही है ना, तो आपको जहाँ भी सूर्य की किरणें आ रही है वहाँ पर आपको धूल के कण, छोटे छोटे धूल के कण, आपको यादृच्छिक गति यानी रैंडम मोशन, रैंडम मोशन मतलब इधर उधर इधर उधर इस प्रकार से मोशन करते हुए पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो ये जो है ना, इसको वैसे, इस मोशन को वैसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं प्यारे बच्चों। इसको कहते हैं सर ब्राउनियन मोशन, ब्राउन गति कहा जाता है इसको। ठीक है, ब्राउन गति इसको कहते हैं सर। तो ये जो ब्राउनियन मोशन है प्यारे बच्चों, यानी कि आपको सूर्य की रोशनी में जो पार्टिकल्स का इधर उधर का मोशन दिखाई देता है, जो जिगजैग मोशन दिखता है, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो जैसा कि मैंने कहा प्यारे बच्चों, ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। अब नाम भी वैज्ञानिक के नाम पे रखा, तो देखो ऑप्शन आपके पास है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये डी आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों।
सबसे पहले इस गति के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। ओके सर, अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 पे। दो गैसों का विसरण, विसरण का मतलब मिश्रित होना या इत्र का कमरे में फैलना, किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बाय विच प्रोसेस कैन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज और डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम इन द रूम बी सेपरेटेड का मतलब यहां पर सेंस है प्यारे बच्चों हैपन्स, बी हैपन्स। यानी कि सर एक कमरे के अंदर आप सेंट लगा रहे हो, मान लो आप अंदर वाले कमरे में सेंट लगा रहे हो, तुम्हारी मम्मी किचन में खाना बना रही है, तुमने जैसे ही छुप के सेंट लगाया, लगाते ही साथ तुम्हारी मम्मी आई दौड़कर पूछा क्या लगा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मम्मी तक उस सेंट जो है वो पहुंचा, उसके पार्टिकल्स पहुंचे। तो सेंट भी तो गैस ही होते हैं, जनरली परफ्यूम भी तो गैस ही होती हैं। तो ये कमरे में कैसे फैलते हैं, घर में कैसे फैलते हैं? या फिर दो गैसें आपस में मिश्रित होती हैं, उनके मिश्रित होने को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? सीधी सी बात है, दो गैसों के मिश्रित होने को क्या कहा जाता है? परफ्यूम भी तो आपका गैसों के साथ ही तो मिश्रित होता है, एयर के अंदर जो गैसें होती हैं उनके अंदर ही तो मिश्रित होता है परफ्यूम भी। तो प्यारे बच्चों उसको कहा क्या जाता है? क्या उसको सर विकिरण कहा जाता है? देखो विकिरण तो क्या होता है, ऊष्मा के चलने का एक तरीका होता है, संवहन भी ऊष्मा के चलने का तरीका होता है, चालन भी प्यारे बच्चों ऊष्मा हीट के चलने का तरीका होता है। फिजिक्स में सीखेंगे इन तीनों चीज़ों को। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन बचता है विकिरण, विसरण, यहाँ एक और ऑप्शन बचता है विसरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर हमारा? सही आंसर हो जाएगा सर डिफ्यूजन, यानी दो गैसों का एक दूसरे के साथ मिक्स होना या सेंट का या परफ्यूम का कमरे में फैलना, ये सारे जो प्रोसेस है इसको नाम क्या दिया जाता है सर? इनको नाम दिया जाता है सर हमारे द्वारा विसरण नाम दिया जाता है सर, डिफ्यूजन नाम दिया जाता है। यानी सीधी सीधी बात है सर, मान लो ये कोई एक गैस है, ये कोई एक गैस है प्यारे बच्चों। अब ये मान लो गैस के छोटे छोटे एटम्स हैं, गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास में, ठीक है सर। और ये मान लीजिए कि कोई दूसरी गैस है, ये कोई दूसरी गैस है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये कोई दूसरी गैस है। ओके सर, अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कुछ समय के बाद क्या हुआ, हमने ये दोनों गैसें जो एक दूसरे के संपर्क में आ गई, और संपर्क में एक दूसरे के संपर्क में आने से होगा क्या? एक दूसरे के संपर्क में आने से इनके जो एटम हैं, इनके जो परमाणु हैं, वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हैं ना, देखो यहाँ पर आप देखो, इसी को बोलते हैं, इसी मिक्स होने को बोलते हैं डिफ्यूजन या विसरण प्यारे बच्चों कहा जाता है इसको। ओके सर, इसके बाद आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, मिश्रण के घटकों को किन विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है? देखो प्यारे बच्चों, दो प्रकार की चीजें होती हैं। जैसे मान लो आपने एक जस्ट पहले समझा देता हूं कि मिश्रण क्या चीज है। देखो H2O है, H2O वाटर, आपको पता है वाटर जो जल होता है वो कैसे बनता है? हाइड्रोजन के दो पार्टिकल, ऑक्सीजन का एक। हाइड्रोजन का द्रव्यमान वैसे कितना होता है प्यारे बच्चों? मास कितना होता है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का मास होता है सर 1। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं तो कुल द्रव्यमान कितना है? 2। और ऑक्सीजन का मास होता है प्यारे बच्चों 16। यानी कि जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:16 2:16 के अंदर मिलाते हो ना, तो आपका वाटर बनता है। ऐसा नहीं है कि जब भी आप हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला दोगे तो वाटर ही बनेगा, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पर आप 2:32 में मिला दोगे ना, तो ये देखो क्या बन जाएगा, H2 और 32 का मतलब 2, H2O2 बन जाएगा। और H2O2 तो गैस होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वाटर नहीं बनता, इस अनुपात में मिलाएंगे तो बनेगा। यानी यूनिवर्स में कहीं भी अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इस अनुपात में मिलाओगे ना, तो आपका वाटर बनता है। यानी कि सर इसकी जो संरचना है ना, इसकी वाटर की जो कंपोजिशन है वो क्या है? वो फिक्स है, वो निश्चित है। तो प्यारे बच्चों, जिसकी भी संरचना निश्चित होती है उसको केमिस्ट्री के अंदर, उस चीज को केमिस्ट्री के अंदर प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। केमिस्ट्री में उसको कंपाउंड कहा जाता है। ये मैंने डेफिनेशन भी क्लियर कर दी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, आपने बुक्स में पढ़ी होगी लेकिन अब प्रैक्टिकल तरीके से सीखिए यौगिक क्या होता है। यौगिक का मतलब यूनिवर्स में जिसकी कंपोजिशन फिक्स है, यूनिक है। तो जितने भी फिक्स फॉर्मूले वाली चीजें होती है ना प्यारे बच्चों, जैसे आपने NaCl पढ़ा होगा, NaOH पढ़ा होगा, जितने भी फिक्स फॉर्मूले वाली चीजें हैं ये कंपाउंड ही होती है सारी केमिस्ट्री में। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है। इसके बाद सर हमारा क्वेश्चन तो सर मिश्रण के ऊपर था। अभी मिश्रण क्या है? अब प्यारे बच्चों आप पहले यौगिक सीखोगे तभी मिश्रण समझ में आता है, इसलिए मैंने पहले आपको यौगिक बताया है। अब मैं आपको बताता हूं कि मिश्रण यानी मिक्सचर होता क्या है प्यारे बच्चों। मिश्रण यानी मिक्सचर क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, मिक्सचर का मतलब है कि बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के, बिना किसी केमिकल इक्वेशन के
तुम दो चीज़ों को मिला दो, वो मिश्रण ही है। और दूसरी बात, किसी भी अनुपात में मिला दो, जैसे यहाँ पर ही फिक्स था ना कि वाटर को बनाने के लिए यही अनुपात चाहिए, मिश्रण को बनाने के लिए कोई अनुपात नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में पानी है और पानी के अंदर मैंने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, शक्कर मिला दी। पानी के अंदर प्यारे बच्चों मैंने शक्कर मिला दी, चीनी मिला दी। अब मिला दिया दोनों को, मिलाने से क्या बन गया, मिलाने से बन गया प्यारे बच्चों शरबत बन गया मेरे पास। मिलाने से क्या बन गया मेरे पास, शरबत बन गया सर। अब शरबत क्या है, क्या यौगिक है, कंपाउंड है, या फिर मिक्सचर यानी मिश्रण है? देखो प्यारे बच्चों, इसके लिए आप ये देखो कि सर शरबत को बनाने के लिए क्या ये फिक्स है कि इतना ही पानी इतनी ही शक्कर लेनी पड़ेगी? बिल्कुल फिक्स नहीं है ना। तुम चाहे 1 लीटर पानी लो, चाहे 1000 लीटर ले लो, तुम चाहे 10 ग्राम चीनी लो, चाहे 10 किलोग्राम चीनी ले लो, कुछ भी कितनी मात्रा में ले लो, शरबत ही बनेगा, मीठा पानी शरबत ही बनेगा। और सबका टेस्ट अलग अलग है, सब अपने टेस्ट के अनुसार बनाते हैं शरबत को। तो प्यारे बच्चों ये मिश्रण होता है जिसकी संरचना फिक्स नहीं है। समझ गए ना बातों को? मिक्सर और कंपाउंड में अंतर समझ में आ गया होगा। तो देखो शरबत वगैरह ये जो चीज़ें बनती है ना, इसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, एक चीज़ में दूसरी मिक्स कर दो बन गया मिक्सचर। लेकिन ये कंपाउंड बनते हैं ना प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। जैसे आपका H2O को हम ऐसे शो करते हैं 2H2 + O2, फिर आपका बनता है 2H2O, फिर बनता है प्यारे बच्चों वाटर। यानी कि ये जितने भी यौगिक कंपाउंड बनते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया होती है एक प्रकार से। और जितने भी मिक्सचर बनते हैं सर ये क्या होते हैं, ये आपका कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, सामान्य तौर पे मिक्स हो जाते हैं। मिश्रणों को अलग करना भी आसान होता है। तो यहाँ पूछा है कि कोई भी मिक्सचर आपके पास है, कोई भी मिश्रण आपके पास है, उनको किस विधियों से अलग कर सकते हो? क्या रासायनिक विधियों से? रासायनिक विधियों का मतलब ऐसी चीज़ों को अलग करने के तरीके जिनमें केमिकल रिएक्शन होती है। फिजिकल मेथड का मतलब जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, उनको अलग करने के तरीके। तो प्यारे बच्चों अभी अभी आपने पढ़ा सर मिश्रण जो बनते हैं इनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, तो अलग करने के लिए भी इनको हमें रासायनिक तरीकों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किन तरीकों की आवश्यकता है इनको अलग करने के लिए? सर हमें सिर्फ और सिर्फ भौतिक तरीकों की आवश्यकता है, यानी कि सर फिजिकल मेथड्स की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों इनको सिर्फ और सिर्फ हम अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के द्वारा। किसके द्वारा सर? इनको अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के द्वारा। तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी आंसर आ जाएगा सर हमारा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा सर हमारा बी आंसर होगा भौतिक तरीके। भौतिक तरीके जैसे आप सभी ने सुना होगा, जैसे आप बोलते हो डिस्टिलेशन, आसवन, मतलब किसी चीज़ को गर्म करके भाप बना लेना, ऐसे मेथड्स होते हैं भौतिक मेथड। ठीक है ना? ओके सर, चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, यौगिक के अवयवों को किन विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है? बाय व्हाट मेथड्स कैन द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड बी सेपरेटेड? अब की बार पूछा कि यौगिक के जो अवयव है ना, यौगिक के जो अवयव हैं यानी यौगिक के पार्टिकल्स, कंपाउंड के पार्टिकल्स को कैसे अलग करते हैं? अभी बताया था मैंने कि कंपाउंड बनते हैं हमारे कैसे, केमिकल मेथड से। तो अलग करने के लिए भी इनको कैसे मेथड देने पड़ेंगे? केमिकल मेथड से, रासायनिक अभिक्रियाएं देनी पड़ेंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी जिन बच्चों ने अपने जो बैच चल रहे हैं अपनी एप्लीकेशन SDC क्लासेज पर, किसी भी बैच के अंदर, चाहे वो जीके स्पेशल हो, चाहे साइंस स्पेशल बैच हो, चाहे SSC का कोई बैच चल रहा हो, चाहे आपका चंडीगढ़ पुलिस का बैच चल रहा हो, जिन बच्चों ने क्लास में कंसेप्चुअल किया है वो बच्चे अच्छी प्रकार से जानते होंगे भौतिक मेथड कौन से होते हैं, रासायनिक कौन से होते हैं। सारे के सारे मेथड प्यारे बच्चों मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों आपको क्या कहता है, देखिए जरा। चांदी की वस्तुएं किस गैस के कारण काली हो जाती हैं? सिल्वर ऑब्जेक्ट्स टर्न ब्लैक ड्यू टू विच गैस? किस गैस से? अगर मान लीजिए आप चांदी को छोड़ देते हो खुला वायु में, चांदी की कोई आभूषण पहनते हो, तो कुछ समय के बाद वो ब्लैकिश हो जाता है प्यारे बच्चों। उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड सर। हाइड्रोजन सल्फाइड प्यारे बच्चों ये गैस होती है, इस गैस के कारण वो चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। ओके सर, तो डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन याद रखना है सर, क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बाद आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। जल के शुद्धिकरण का तरीका है, द मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज, तो वाटर यानी जल के प्योरिफिकेशन का मेथड क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए, निस्वन कोई मेथड ही नहीं होता है। विसरण डिफ्यूजन तो आप पढ़ चुके, दो गैसों के मिश्रित होने का तरीका होता है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है। आसवन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए किसी भी बर्तन के अंदर आपने ये पानी ले लिया और इस पानी के अंदर कुछ मिट्टी है, कुछ अशुद्धियां हैं, मान लीजिए अशुद्धियां, कुछ मिट्टी है। आप इसको गर्म करो,
गर्म करो प्यारे बच्चों, गर्म करोगे तो जो पानी है ना वो भाप बन के, पानी जो है वो भाप बन के ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसको फिर एक अलग बर्तन में इकट्ठा कर लो, कोई भी ऐसी ट्यूब लगा लो और इसको अलग बर्तन में इकट्ठा कर लो। तो ये पानी जो है सर ये भाप बन के ऊपर जाएगा और इस बर्तन में इकट्ठा कर सकते हो। तो देखो पानी जो गया तो अशुद्धियाँ नीचे रह गई ना, अशुद्धियाँ नीचे रह गई सर, इम्प्योरिटीज नीचे रह गई, इसका मतलब शुद्ध पानी हो गया ना, यानी पानी के शुद्धिकरण का तरीका हो सकता है ना, इसी मेथड को बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना, आश्रित जल आप लेते हो कई बार शुद्ध पानी, वो यही होता है। तो डिस्टिलेशन हो जाएगा सर। परासरण आएगा, आगे पढ़ेंगे इसको हम, थोड़ा सा टेक्निकल मेथड है, आगे पढ़ा जाएगा इसको भी। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है, कपूर का गलनांक बिंदु होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर इज। कपूर का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जिस पे कपूर पिघल जाता है प्यारे बच्चों, कितना होता है इसका। तो सर कपूर का मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपके सामने जो आंसर इनमें से सही आंसर होगा सर बी आंसर होगा, 176 होता है सर। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे रैंडम फैक्ट्स आपके पेपरों के अंदर बहुत देखने को मिलते हैं भाई। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 पे। कपूर का क्वथनांक होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर। क्वथनांक का मतलब जिस पे कोई चीज़, वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म से वेपर में यानी गैस में बदल जाती है, द्रव से गैस में बदल जाती है, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो प्यारे बच्चों कपूर के बारे में आपको याद रखना सर, कपूर का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर कितना होता है, ये होता है सर 209 डिग्री, ठीक है, 209 डिग्री सेल्सियस होता है सर। तो बी इसका आंसर आएगा। उसके बाद सर 13 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सोने का गलनांक होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड कितना होता है प्यारे बच्चों। चार ऑप्शन है, 1111 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस, 1400 और 1063। बिल्कुल प्यारे बच्चों 1063 डिग्री सेल्सियस। गोल्ड जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है प्यारे बच्चों, ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है सर। ओके सर। उसके बाद है सर हमारा क्वेश्चन, अशुद्धियां मिलाने पर गलनांक पर क्या असर पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट इफ इम्प्योरिटीज आर एडिड। तो देखिए प्यारे बच्चों मेल्टिंग पॉइंट यानी जिस पर कोई चीज़ उबल जाती है, अशुद्धियां मिला देंगे तो बताओ क्या जल्दी उबलेगी, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पे कोई चीज़ सर क्या हो जाती है, जिस पे कोई चीज़ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है, ठीक है ना, ठोस से द्रव में बदल जाती है। तो आपसे पूछा है कि सर गलनांक पे किसी भी चीज़ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट है, यानी जिस तापमान पे कोई चीज़ गल जाती है, सीधी सी बात ये है, जैसे आपने बर्तन के अंदर आलू चढ़ा दिए आपने पकने के लिए, गलने के लिए, तो आप क्या करते हो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा साल्ट डाल देते हो, थोड़ा सा नमक डाल देते हो। तो आप नमक क्यों डालते हो, नमक यानी अशुद्धि क्यों डालते हो पानी के अंदर, ताकि जल्दी गल जाए ना, ताकि आलू हमारे पोटैटो हमारे जल्दी बॉईल हो जाए। इसका मतलब सर क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट को नमक ने क्या किया, घटाया है ना, यानी जो आपने नमक यानी साल्ट के रूप में अशुद्धि डाली थी उसने क्या किया है, बॉइलिंग आपका मेल्टिंग पॉइंट को घटाया है ना। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या रहेगा सर, घटेगा। अशुद्धियाँ डाल दोगे पानी के अंदर तो उसका गलनांक घट जाएगा सर, यानी कि सर जल्दी ही आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जल्दी ही गल जाएगा सर। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से एक बार आंसर मुझे बताएंगे। नहीं अभी नहीं हुआ भाई, क्लास ले रहा हूँ। नहीं रूम पे अभी जा रहे हो या तुम खाने। अच्छा अच्छा, चलो मैं करता हूँ बात, फिर करवा लो। क्या ला रहे हो, चलो चलो, हाँ हाँ बताना, ठीक। चलिए एक जस्ट कॉल आ गई थी इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। चलिए चलते हैं प्यारे बच्चों दोबारा से। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, शक्कर को गर्म करने पर जल व कार्बन के कणों में बदलना क्या कहलाता है। वट इज द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू वाटर एंड कार्बन पार्टिकल्स ऑन हीटिंग। देखो प्यारे बच्चों हमारे पास में शक्कर यानी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम गर्म करते हैं ना तो प्यारे बच्चों दो चीज़ें बनती हैं, एक जल और एक कार्बन के पार्टिकल्स, दो चीज़ें हमारे पास बनती हैं। तो हमें यहाँ कहा गया कि जब हम शक्कर को गर्म करते हैं तो वाटर और कार्बन पार्टिकल्स में बदलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं,
चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, एक अंगारण, एक चारिंग या बोथ। तो प्यारे बच्चों दोनों ही ऑप्शन मैंने इस प्रकार से छांट करके लिखे हैं कि दोनों ही आंसर होगा। ठीक है, चारिंग भी हो सकता है, अंगारण भी। वैसे अंगारण जो है हिंदी की टर्म है, लेकिन मैंने हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई है। चारिंग जो है ये इंग्लिश की टर्म है, लेकिन इसको प्रयोग पेपर के अंदर हिंदी में भी लिख के आ जाता है, इसलिए मैंने दोनों ही बना दी। हमें रिस्क नहीं लेना है, दोनों ही आपको याद करने हैं। इस प्रोसेस को अंगारण या चारिंग दोनों ही नाम दिए जाते हैं सर। ओके सर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कहता है सर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मरकरी को गर्म करने पर किस रंग के चूर्ण में बदलेगा। ऑन हीटिंग मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट कलर विल इट टर्न इनटू। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्यारे बच्चों मरकरी यानी पारा जिसको आप कहते हैं उसको गर्म करते हैं तो किस कलर का पाउडर बनेगा। सही आंसर होगा सर रेड कलर का पाउडर बनेगा सर, लाल रंग का बनेगा प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन के ऊपर। भंजन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। भंजन या भंजन को हम एक और टर्म यूज कर लेते हैं इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं हीट डिसोसिएशन। हीट डिसोसिएशन भंजन या प्यारे बच्चों जिसको हम कहते हैं हीट डिसोसिएशन। इसका अर्थ क्या है सर, क्या ऊष्मीय विखंडन, जल विखंडन, वायु विखंडन या कोई नहीं। यानी कि सर उस यानी कि जो भंजन है या हीट डिसोसिएशन है प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखो नाम से दिख रहा है हीट के द्वारा किसी चीज़ को तोड़ना, डिसोसिएट करना, किसी भी चीज़ को हीट के द्वारा तोड़ना, किसी भी चीज़ को गर्म करके उसको एक से ज़्यादा पार्टिकल्स में तोड़ना, उसी को बोलते हैं सर भंजन। तो देखो इसका सही आंसर होगा ए वाला। ऊष्मीय विखंडन का भी वही मतलब होता है। ऊष्मीय मतलब ऊष्मा देकर, विखंडन मतलब तोड़ना। थर्मल यानी हीट देकर, फिजन यानी विखंडन करवाना, तोड़ना किसी चीज को। इसको भंजन भी कहते हैं प्यारे बच्चों, थर्मल फिजन भी कहते हैं, हीट डिसोसिएशन भी कहते हैं। मैंने सारे टर्म आपके सामने लिख दिए हैं, याद कर लियो। आजकल जो भी एग्जाम्स होंगे उनके अंदर ऐसे ही टर्म्स का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सामान्य सी बातें पढ़ लेते हैं जो हमारी आजकल की कंपटीशन बुक्स के अंदर क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्यारे बच्चों उनसे होगा नहीं बेनिफिट। ये जो आपका सेशन है, इस सेशन के अंदर जितने क्वेश्चंस आपके लिए ला रहा हूँ बिल्कुल एनसीईआरटी के आधारित, एनसीईआरटी बुक्स जो हैं अपनी उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन छांट रहा हूँ, जो एग्जामिनर आपके छांटने के पूरे चांस हैं। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सोडियम क्लोराइड में द्रव्यमान के कितने प्रतिशत भाग में क्लोरीन होता है। देखो प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम का मास, सोडियम का द्रव्यमान होता है सर लगभग 23, क्लोरीन का द्रव्यमान होता है सर लगभग 35.5 के आसपास होता है। मैं 36 मान लेता हूँ, चलो राउंड फिगर में कर लेता हूँ, इतना होता है ना। आपसे पूछा है कि ये जो सोडियम क्लोराइड के अंदर क्लोरीन जो है ना, ये क्लोरीन जो है कितने परसेंट में है, मतलब टोटल द्रव्यमान जो है ना NaCl का, उसका कितने परसेंट है। टोटल मास कितना प्यारे बच्चों NaCl का, 23 और 36 जोड़ दो प्यारे बच्चों, जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास में 59। टोटल मास हो गया 59। ठीक है सर, हमें क्या निकालना है कि क्लोरीन कितने परसेंट है। तो परसेंट निकालना तो आपको आता है मैथमेटिक्स में, 36 ऊपर लिख दो, इनटू में कर दो 100 प्यारे बच्चों। यानी कि सर ऊपर आ गया हमारे पास 3600, इसको डिवाइड करेंगे 59 से। चलिए मैं राउंड फिगर में 60 से कर देता हूँ, एस्टिमेशन ही तो लेना आंसर का, हमें कौन सा एग्जैक्ट निकालना है। तो 60 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा प्यारे बच्चों, लगभग 60 पे जाएगा ना, लगभग 60 पे। यानी कि ऑप्शन में 60 के आसपास वाला ऑप्शन देख लो, 60 के आसपास वाला देखो ये रहा, यही आंसर हो जाएगा। यानी लगभग 60% के आसपास क्लोरीन है NaCl में। तो ऐसे प्यारे बच्चों निकालना है। इसके अंदर मैंने साइंस भी लगा दी और परसेंटेज वाला जो चैप्टर मैथमेटिक्स का वो भी आपका यूज हुआ है। तो मैथमेटिक्स उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 में प्यारे बच्चों रैंडम फैक्ट है, इसको याद कर लियो। टिंक्चर आयोडीन किसको कहा जाता है, यानी किन किन दो चीज़ों का मिक्सचर को टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। तो सर एथिल अल्कोहल और आयोडीन, एथिल अल्कोहल और आयोडीन, इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं टिंक्चर आयोडीन। तो बोथ आंसर आएगा प्यारे बच्चों, इसका क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा सर बोथ। ठीक है, बोथ आंसर आ जाएगा। ओके सर, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 20, जल और बेरियम सल्फेट किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों। क्या पायस का उदाहरण है, क्या निलंबन का है, क्या विलयन का है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जल के अंदर अगर आप बेरियम सल्फेट डाल दोगे ना तो प्यारे बच्चों वो कभी नहीं घुलता। जल के अंदर बेरियम सल्फेट नहीं घुलता है, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल होता है निलंबन का। देखो प्यारे बच्चों विलयन का मतलब होता है वो चीज़ें जो आपस में बिल्कुल घुल जाती हैं, एकदम से घुल जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
पानी के अंदर आप नमक डाल दो, बिल्कुल घुल जाता है, उसको बोलते हैं विलियन। पायस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पायस का मतलब होता है जैसे कि आपका दूध है, दूध के अंदर जो फैट होता है ना पूरी तरह से नहीं घुला होता है, आप देखना उसको कई बार घी उसके अंदर से अलग करते हैं ना, घी अलग कर लेते हैं ना, तो वो पायस कहलाते हैं। ऐसी चीजें, पेंट होता है, पेंट भी आपका पूरी तरह से नहीं घुला होता, आप रख दो पेंट के डिब्बे को कुछ देर तक तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल नीचे जम जाते हैं तली में, ऐसी चीजों को पायस कहते हैं। निलंबन का मतलब होता है बड़े बड़े पार्टिकल जो हों, जैसे कि चाय बनाते, चाय के अंदर चाय पत्ती कितनी बड़ी बड़ी बिल्कुल अलग से दिखती हैं, या नदी के अंदर पानी बह रहा है उसके साथ मिट्टी के पार्टिकल बह रहे हैं, मिट्टी के पार्टिकल भी आपको दिख जाते हैं अलग से, ये बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इनको निलंबन कहते हैं। तो जल के अंदर भी बेरियम सल्फेट के पार्टिकल ऐसे ही बड़े बड़े अलग से दिखते हैं आपको, इसलिए क्या कहेंगे? निलंबन कहेंगे। बाकी कंसेप्ट पूरा का पूरा प्यारे बच्चों हमने आपको, जो हमारे बैच चल रहे हैं, जो बच्चा जिस बैच के अंदर है उस बैच के अंदर हमने आपको करवा रखे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। एक सेकंड जरा, चलो ये तो रहने देना, ये तो नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको कहा कि सर गैस के अंदर ठोस या द्रव का मिश्रण क्या कहलाता है? देखो, गैस के अंदर अगर किसी भी सॉलिड पार्टिकल को या लिक्विड पार्टिकल को अगर हम मिक्स कर दें तो अब इसको बोला क्या जाएगा? जैसे देखो, आग जल रही है, आग के अंदर से कार्बन के पार्टिकल निकलते हैं और वो जाकर के एयर में मिल जाते हैं, धुआं बोलते हो ना फिर आप इसको। धुआं जो होता है, धुएं में यही तो होता है, धुएं के अंदर क्या होता है? वायु के अंदर कार्बन के पार्टिकल मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, यानी वायु का मतलब गैस है और कार्बन के पार्टिकल ठोस। तो आपका जो धुआं बन गया, ये धुआं क्या है? गैस में ठोस ही तो है। तो गैस के अंदर ठोस मिल जाओ चाहे गैस के अंदर कोई द्रव मिल जाओ। द्रव का मतलब जैसे कोहरा, धुंध, कोहरा जो होता है ना सर्दियों में, वहाँ पर क्या होता है? वायु के अंदर लिक्विड चीज़ें ही तो मिल जाती हैं, जलवाष्प ही तो मिलते हैं, है ना। तो इसको बोलते क्या हैं? जब भी गैस के अंदर कोई ठोस पार्टिकल मिक्स हो जाए या कोई द्रव पार्टिकल मिक्स हो जाए प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं एरोसोल। इसका नाम क्या होता है? एरोसोल। तो एरोसोल का एग्जाम्पल मैंने दो बता दिए, धुआं और कोहरा, ठीक है, फॉग और स्मोक, दोनों को याद रखना आपने। ओके सर, ऐसे क्वेश्चन अगला हमारा, द्रव में ठोस व गैस का मिश्रण कहलाता है। अब की बार बोला प्यारे बच्चों, द्रव में नहीं, इसको बोलो द्रव या ठोस में, द्रव या ठोस में गैस का मिश्रण, द्रव या ठोस में आप बोल देंगे इसको गैस का मिश्रण। गैस, द्रव या ठोस के अंदर गैस का मिश्रण प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? तो क्या बोला जाएगा इसको सर? और ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, गैस इन सॉलिड इन फ्लूइड, इसको आएगा सर आपका गैस इन सॉलिड और फ्लूइड कह सकते, सॉलिड और लिक्विड बोलेंगे आप, ठीक है। गैस इन सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उसको? तो उसको कहा जाएगा प्यारे बच्चों, आप देखो जस्ट अपोजिट है। अब की बार क्या था? गैस में सॉलिड और लिक्विड था, गैस में सॉलिड और लिक्विड था, अब की बार सॉलिड और लिक्विड में गैस है, तो इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों फॉर्म कहा जाता है सर। बी आंसर इसका होगा सर हमारे पास, ठीक है। क्या होगा सर? बी आंसर हमारे पास में इसका होगा, ठीक है। बी आंसर हमारे पास में प्यारे बच्चों इसका होगा सर। क्लियर है प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छी प्रकार से आपको ये बात प्यारे बच्चों क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, थोड़ा सा इसके अंदर मिस्टेक था प्यारे बच्चों, तो मैं उस मिस्टेक को आपके सामने ही है ना एक बार करेक्ट कर देता हूँ, ताकि आपको जो क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो गलत ना मिले, क्योंकि पीडीएफ भी मुझे आप सभी को देनी है इस क्वेश्चन की प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसलिए ऐसे करेंगे आप इसको, ठीक है। गैस इन सॉलिड और लिक्विड, दैट्स इट। ये अब आपका सही हो गया, ठीक है। ये अब आपका क्वेश्चन सही हो गया प्यारे बच्चों, गैस इन सॉलिड और लिक्विड। तो अगर ऐसा बोला जाए उसको बोलते हैं फॉर्म। जैसे कि आपने देखा होगा, हम नहाते हैं तो जो हमारा साबुन होता है ना, साबुन को यूज करते तो झाग बन जाते। झाग बनने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? साबुन सॉलिड है ना, जो ठोस रूप में साबुन होता है
उसके अंदर गैस के पार्टिकल घुस जाते हैं, उसके अंदर एयर घुस जाती है। तो देखो सॉलिड के अंदर क्या चली गई, गैस चली गई, तो इसको क्या बोलेंगे फिर, फॉर्म बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको। ठीक है सर। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 23, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है, विच सब्सटेंस डज नॉट हैव ऑक्सीजन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से किस में ऑक्सीजन नहीं होती है प्यारे बच्चों, ये देखिए जरा। क्या मिट्टी का तेल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। देखिए प्यारे बच्चों फैट में भी ऑक्सीजन है, प्रोटीन में भी है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी है, तो इसका मतलब सर किस में नहीं है ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन किस में नहीं है सर, ऑक्सीजन प्यारे बच्चों यहाँ पर नहीं है, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल जो केरोसिन ऑयल होता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपकी क्या नहीं होती है, इसके अंदर नहीं होती है सर। ओके सर। अब चलते हैं सर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, बादल किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों। अभी अभी आपने देखा था कि सर जब भी कभी सॉलिड, जब भी कभी प्यारे बच्चों, जब भी कभी सॉलिड या लिक्विड चला जाए किसके अंदर, गैस के अंदर, तो बोलते थे एरोसोल। अब बादल किसका एग्जाम्पल है, बादल में क्या होता है कि सर जो गैस है ना, गैस के अंदर क्या आ जाता है, नमी। नमी का मतलब लिक्विड आ जाता है सर। तो गैस के अंदर लिक्विड ही तो आता है प्यारे बच्चों, यही तो होता है सर। इसका मतलब बादल भी किसका एग्जाम्पल है सर, एरोसोल का एग्जाम्पल है सर। ओके। इसके बाद प्यारे बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, स्पंज किसका उदाहरण है। स्पंज का मतलब आपने स्पंज का रसगुल्ला देखा होगा, और स्पंज का रसगुल्ला जो होता है ना प्यारे बच्चों, उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज का मतलब है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज एक बर्तन साफ करने का भी आता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और इन होल्स के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, एयर भर जाती है, वायु भर जाती है। यानी ठोस वस्तु थी स्पंज, उसके अंदर वायु भरी हुई है ना, जो होल्स होते हैं उसमें वायु भरी जाती है। स्पंज का मतलब ये होता है किसी ठोस वस्तु के अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं, उन छिद्रों में हवा भरती है, तो ठोस के अंदर वायु, सॉलिड के अंदर एयर प्यारे बच्चों। और मैंने कहा सॉलिड या लिक्विड के अंदर एयर आ जाती है, तो जैसे उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म बोला जाता है। तो स्पंज किसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, फॉर्म का एग्जाम्पल है। तो ये मैंने क्वेश्चंस आपको क्लियर करवाने की कोशिश करी प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए, तो मोस्टली कंसेप्ट को मैंने छू लिया। मेरा उद्देश्य यही है कि इन क्वेश्चंस के द्वारा प्यारे बच्चों मोस्टली कंसेप्ट को मैं छू लूँ इसी प्रकार से। तो प्यारे बच्चों इनको अच्छी प्रकार से करिएगा, और जो बच्चों कंसेप्चुअली करे हैं उसके लिए तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतरीन यही सेशन है आपका। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और कल से ही हमारा एक बैच भी शुरू हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म्स जस्ट आने वाले हैं, ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो प्यारे बच्चों उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने पहले प्रिपरेशन कर रखी है, उन सारे के सारे बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस बैच हमने शुरू किया कल से ही। इसी प्रकार के प्रैक्टिस बैच वहां पर भी शुरू किया हमने, तो आप चाहें तो उस बैच को ज्वाइन करके अपने प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं। टॉप 1000 क्वेश्चन उस बैच के अंदर करवाए जाएंगे। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो जीके प्रैक्टिस बैच है, उसमें जीके के जितने सब्जेक्ट हैं 10 से 11 सब्जेक्ट, उन सभी सब्जेक्ट के MCQs इसी प्रकार से उस बैच के अंदर भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्यारे बच्चों। चलिए जस्ट डेमो के तौर पे आप इस लेक्चर को देख सकते हो, क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। तो प्यारे बच्चों मुलाकात होगी फिर आप सभी से इसके बाद। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।